हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ इट मैटर्स टू यू देन यू विल फाइंड अ वे, बट इफ इट डजंट देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। और देखो, इसके मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सीधा आपको अपने हिंदुस्तान ने अभी जो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीते हैं या मेडल्स जीते हैं उनका आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि वो लोग जो है पैरा ओलंपिक्स में खेल रहे थे, यानी कि वो किसी तरीके से किसी न किसी विकलांगता का, किसी न किसी अपूर्ति का, उनके शरीर में कुछ न कुछ कमी रह गई है या कुछ एक्सीडेंट्स के जरिए कुछ हुआ है, कुछ हादसों के जरिए कि वो लोग पूरे उनका पूरा बॉडी जो है वो वर्क नहीं करती, वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन इनकम्प्लीट होके भी या जिस भी पोलाइटेस्ट वे में हम कह सकें कि उनके कुछ वहां पे कमियां रह गई हैं, उनके अंदर उनके शरीर में कुछ कमियां हैं, उसके बावजूद भी अगर वो लोग मेडल्स ला सकते हैं, हमारे देश को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों एक छोटा सा एग्जाम अपने देश के अंदर जो है रहकर उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स हमें हर तरीके से सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हर एक पॉसिबिलिटी ला के दे रहे हैं, जो भी उनके बस में है उतनी वो हमारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं देख रहे हैं। तो उसके बाद क्यों हम ये कमी छोड़ना चाहते हैं या हमसे क्यों कमी रह जाती है और कहाँ रह जाती है। ठीक है, इस चीज को एनालाइज करो और आप जरूर जरूर सफल होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Notwithstanding the opposition from political parties, बोल रहे हैं बावजूद इसके कि काफी सारा ऑपोजिशन मिल रहा है, विरोध मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, एंड मैनी इन सिविल सोसाइटी, और कई सारी सिविल सोसाइटीज के जो सदस्य हैं उनसे भी, टू द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि एक साथ देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, उस विचार को जितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जितना ऑपोजिशन मिल रहा है, उसके बावजूद द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। फिर भी केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि जो भी रिकमेंडेशंस, एक हाई लेवल की कमेटी गठित की गई थी जिसके हेड कौन थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे, तो उनकी अध्यक्षता वाली इस कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करें, टू गो अहेड विद द स्कीम। उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करें और इस स्कीम्स के साथ आगे बढ़ें। The committee envisages simultaneous लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो इस कमेटी ने इमेजिन करा कि अगर हम एक साथ में साइमल्टेनियसली लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस करवाएं एज द फर्स्ट स्टेप, फॉलोड बाय म्युनिसिपल एंड पंचायत पोल्स विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शन। और ये पहला कदम होना चाहिए, एक साथ इन दोनों को करवाने का पहला कदम होना चाहिए। फिर उसके बाद में 100 दिन के अंदर अंदर म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस भी हो जाने चाहिए। ठीक है, ये उनका सुझाव है। इन ऑर्डर टू डू सो, अगर ये करना चाहें हम, ये हो सके, द गवर्नमेंट वुड नीड टू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू बी पास। तो सरकार को कुछ संविधान में फेरबदल करना पड़ेगा, है ना, तो उसमें अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, बदलाव लाने पड़ेंगे, संशोधन लाने पड़ेंगे इन पार्लियामेंट एंड इन दी स्टेट असेंबलीज। तो ये कहाँ कहाँ लाने पड़ेंगे, केवल पार्लियामेंट में नहीं चाहिए, स्टेट असेंबलीज में भी कुछ संशोधन लाने पड़ेंगे। Two key reasons have been evinced for the proposal। तो दो जो मुख्य कारण दर्शाए जाते हैं, evince मतलब दर्शाना, प्रदर्शित करना, बताना, इस प्रपोजल के लिए जो दो मुख्य कारण बताए जाते हैं वो क्या है। फर्स्ट, the cost of conducting these elections would be significantly reduced if held together। कि इन इलेक्शंस को करवाने का जो खर्चा आएगा वो भारी कीमत से उसमें कमी आएगी, यानी कि उसका खर्च जो है वो कम हो जाएगा अगर ये सारे इलेक्शंस एक साथ होते हैं। एंड सेकेंड, नॉट हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैज केप्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन मोड। अब क्योंकि सभी इलेक्शंस एक साथ नहीं होते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लंबे समय तक केवल कैंपेनिंग करती रह जाती हैं और देश के हितों की, ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि देश के हितों के बारे में ज्यादा सोच नहीं पाती, उनका सारा उद्देश्य जो है और सारा टाइम जो है वो इलेक्शन की कैंपेनिंग में ही चला जाता है। इम्पैक्टिंग गवर्नेंस एंड लेजिस्लेटिव वर्क, जिससे कि उनकी जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनके जो लेजिस्लेटिव जो काम है, पार्लियामेंट से जुड़े हुए
असेंबली से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो रुकते हैं, गवर्नेंस प्रॉपरली नहीं हो पाती, ठीक है, सरकार सुचारू ढंग से नहीं चल पाती। देयर हैज बीन लिटिल टू नो एम्पेरिकल डेटा टू सपोर्ट द फर्स्ट रीजन। तो बोल रहे हैं कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो अबव रीजंस बताए गए, पहला रीजन बताया गया, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा वैलिड यहाँ पे हमारे पास प्रूफ नहीं। पहला रीजन क्या बताया गया कि कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई भी ऐसे हमारे पास पहले का आंकड़ा नहीं है। ऑलरेडी जनरल इलेक्शंस टेक एन इनऑर्डिनेटली लॉन्ग टाइम। बोल रहे हैं अभी केवल जनरल इलेक्शंस कराने में ही बहुत ज्यादा, इनऑर्डिनेटली मतलब कि बहुत ज्यादा, अत्यधिक लॉन्ग टाइम, लंबा समय लग जाता है। विद सम स्टेट पोल्स बीइंग हेल्ड इन फेज, और कुछ स्टेट्स में ये इलेक्शंस कई चरणों में होते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस कुड प्रोलॉन्ग दिस प्रोसेस। तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने की बात करते हैं, एक साथ इलेक्शन करवाने की बात करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो लंबी खिंचेगी। लंबी कैसे खिंचेगी? क्योंकि देखो अभी जब इलेक्शन हुए तभी हमें 1 डेढ़ 2 महीने का समय लग गया, राइट, जनरल इलेक्शंस में। अगर उसी साथ में अगर स्टेट इलेक्शंस भी कराने, सबसे पहले तो जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, नहीं चाहते कि ये दोनों साथ में हो, वो लोग क्या तर्क देते हैं कि सबसे पहले तो लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जनरल इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस यानी कि किसके चुनाव पड़ रहे हैं, एमएलए के चुनाव पड़ रहे हैं, एमपी के चुनाव पड़ रहे हैं, किसके चुनाव पड़ रहे हैं, वोट वो एमएलए को डाल रहे हैं या एमपी को डाल रहे हैं, ये उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज, ये समझाने मुश्किल होने के बाद में एक और परेशानी जो आएगी वो ये है कि ये प्रक्रिया और लंबी खिंच जाएगी, राइट। One of the committee's recommendations is that if a state assembly gets dissolved before 5 years of its term after appointed date, the date of synchronizing Lok Sabha and assembly elections, fresh midterm elections will be held, but the new assemblies will not have a full 5 year tenure. बोल रहे हैं कि एक और चीज कमेटी का सुझाव है कि देखो अब सपोज करो कि इस साल महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव होने हैं, ठीक है, तो इस साल उनके चुनाव हो गए, अगले साल वो ये सारे फैसला करते हैं, संशोधन लाके अगले साल फैसला करते हैं। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में मान लो कि कांग्रेस की सरकार बन गई, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, मान लो, सपोज करो, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब अगले साल अगस्त के महीने में वो डिसाइड करते हैं कि अब हम इस साल मतलब जो है जनरल इलेक्शंस और दूसरे इलेक्शन साथ में कंडक्ट करवाएंगे। अब हमें पता है जनरल इलेक्शंस हमारे इसी साल हुए हैं, राइट, तो अब जो चुनाव होंगे उसमें गैप पड़ जाएगा, यानी फिर मान लो कि पिछले साल हुए होते, 2024 में हुए जनरल इलेक्शन और 2025 में हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन, ठीक है, तो 5 साल बाद ये इलेक्शन होंगे, 2024 यानी कि 2029 में होएगा अगला इलेक्शन 29 में। तो 2029 तक इन गवर्नमेंट्स के तो 5 साल पूरे नहीं हुए होंगे ना, क्योंकि हमें तो इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, तो इनके तो 4-4 साल ही पूरे हुए होंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं, दोनों को सिंक्रोनाइज करते हैं, तो एक जो कुछ स्टेट्स में ऐसी असेंबलीज होंगी जो अपना टर्म पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगी, राइट, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस होंगे पहले ही। तो ऐसे में जब दोबारा से नई सरकार चुनकर आएगी तो विल नॉट हैव अ फुल 5 year टेन्योर, तो उनका टेन्योर पूरा 5 साल का, उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का नहीं होगा। इट्स टेन्योर विल एंड 5 years फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, उनका टेन्योर जो है अपॉइंटेड डेट से 5 years तक का रहेगा। दिस प्रोविजन मिलिटेट्स अगेंस्ट द ओरिजिनल आइडिया ऑफ कॉस्ट कटिंग। लेकिन अगर ये हम तर्क लगाते हैं, ये प्रावधान लगाते हैं, तो जो हमारा ओरिजिनल आइडिया था कॉस्ट कट करने का, उसके तो अगेंस्ट में हो जाएगा ये, राइट, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाते ताकि कॉस्ट कट हो जाए। लेकिन जब सरकारों को 5-5 साल अपना टर्म पूरा करने ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, राइट। The second reason that representatives are in perennial campaign mode and therefore polls to every tier should all be held during the same period. अब दूसरा रीजन उन्होंने क्या दिया था? दूसरा रीजन उन्होंने दिया था कि यहाँ पे फिर जो भी मंत्री वगैरह होते हैं, सांसद होते हैं या पार्टीज होती हैं, वो लंबे समय तक कैंपेनिंग मोड में चले रहते हैं ना, कैंपेन्स में के अंदर वो पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो इसके लिए
इसलिए पोल्स जो है वो सेम टाइम पे होने चाहिए, ये तर्क भी प्रॉब्लमैटिक है। इन अ मल्टी टायर्ड गवर्नेंस सिस्टम पीपल चूज their representatives based on their perception of who is best suited। अब क्योंकि हमारा ये जो गवर्नेंस सिस्टम है, हमारा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, ये मल्टी लेवल है, ठीक है। पहले नीचे क्लर्क्स वगैरह आते हैं, उसके बाद में जो अफसरशाही है वो आती है, फिर एमपीज आते हैं, फिर एमएलएज आते हैं, इस तरीके से आते हैं। तो एमएलएज आते हैं, फिर एमपीज आते हैं, है ना, इस तरीके से आते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि अगर वही चीज जो मैंने आपको बताई कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वोट डाल किसको रहे हैं, वो एमपी के वोट डाल रहे हैं या एमएलए के वोट डाल रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति है, वो एमपी के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है या एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। उसके बाद में अब देखो होता क्या है, केंद्र सरकार जब अपने कैंपेनिंग चलाती है, जब जनरल इलेक्शन होते हैं, तो वो केंद्र की नीतियां अपनाती है, ठीक है। वो जो भी उनके मैनिफेस्टोज होते हैं वो केंद्र के अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कैंपेन्स चलाते हैं तो वो पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करते हुए उनके जो मैनिफेस्टोज होते हैं, जो वादे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो केंद्र सरकार जो है या जो सारी केंद्रीय पार्टियां हैं वो केंद्र को ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखकर ही पॉलिसीज बनाएंगी। तो केंद्र को अगर मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनेंगी तो स्टेट्स का उद्धार कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे आगे रिप्रेजेंट करेंगी कि भाई हमारे आपके लिए ये वादे हैं और हम इन वादों के ऊपर आपका काम करेंगे, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो ये कुछ कारण है जो इनके अगेंस्ट में जाते हैं। तो जो उन्होंने दूसरा रीजन बताया कि भाई हम इसमें लंबा समय लगता है, वो लोग कैंपेनिंग मोड में रहते हैं, तो वो बोल रहे कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है, हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है वही मल्टी लेवल है, मल्टी टियर्ड है। तो गवर्नेंस सिस्टम अगर हमारा मल्टी टियर्ड है तो उसमें जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट्स जो है, कौन से लेवल पे कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, वो उसी आधार पे करते हैं कि क्या ये व्यक्ति इस पोस्ट के लिए सूटेबल है। जब वो इतने कंफ्यूज खुद ही हो जाएंगे तो वो किसको वोट करेंगे। द पावर बीइंग डिमार्केटेड फॉर डिफरेंट लेवल्स, डिमार्केटेड मतलब उसको डिफाइन करना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो भी पावर यहाँ पे डिमार्क की जाएगी, डिमार्केट की जाएगी अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल के लिए, allows for distinct roles for each representative। तो इसकी वजह से हर एक रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग उद्देश्य दिया जाता है। जो पहले पावर अलाइन की गई है, डिफाइन की गई है, उसकी वजह से क्योंकि मल्टी लेवल है तो हर एक पद का अलग अलग कार्य होगा, राइट, पदभार होगा। एंड सजेस्ट वेरिड वोटर चॉइसेस दैट कुड बी बेस्ड ऑन पार्टी एफिलिएशन, और लोगों की अलग अलग वोटर चॉइसेस जो कि किसी व्यक्ति का किसी पार्टी के साथ में जुड़ाव है इसलिए हो सकती है, किसी कैंडिडेट की मजबूती ज्यादा है इसलिए हो सकती है, आइडियोलॉजिकल पोजीशन, मेरे विचार इस पार्टी के साथ में मेल खाते हैं, इस कैंडिडेट के साथ में मेल खाते हैं इसलिए हो सकती है, या सोशियो इकोनॉमिक रीजंस होता है कि ये पार्टी जो है मेरे हित की बात कर रही है तो मैं इसको वोट दूंगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं दैट आर कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक। जो मैंने आपको बात कही कि वो एक रीजन स्पेसिफिक होता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स की जरूरतों के अकॉर्डिंग अपने मैनिफेस्टोज बनाएंगी, और जो केंद्र की सरकारें होंगी या केंद्रीय पार्टियां होंगी, अगर वो केंद्र के अकॉर्डिंग जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो केंद्र के अकॉर्डिंग, केंद्र को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए वो उस टाइम पे पॉलिसीज बनाती है, राइट। अब हमारे नीतीश कुमार जी उठ के जाके जो बाइडेन से मिलके इंडिया का फैसला तो नहीं कर आ सकते, उसके लिए हमारे को केंद्रीय सरकार चाहिए। लेकिन बिहार के लोगों के लिए क्या जरूरी है डिसीजन लेना, वो नीतीश जी डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ पावर है, डिफरेंस ऑफ पोजीशन है, और डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसको आप दोनों को क्लब नहीं कर सकते। अब मोदी जी आके बिहार के लोगों के लिए वहां पे कौन सी फैक्ट्री लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, ये फैसले अगर लेने लगे तो जो बाइडेन बेचारे इंतजार करते रह जाएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कब तो अपने स्टेट्स को छोड़कर आए तो हम उनसे मिले और आगे हम मीटिंग में डिस्कशन करें, राइट। ईच टाइम has its exclusive importance and so does the related elections। तो हर एक जब टायर की, हर एक जब लेवल का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है तो उससे रिलेटेड इलेक्शंस का भी अलग इम्पोर्टेंस है। फॉर वन, दैट national representatives of parties are forever in campaign mode is a consequence of centralizing tendencies of parties that are in power today।
अब यहाँ पे राइटर अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। राइटर के विचार अब ये हैं कि एक कारण ये भी है कि इस वक्त पे नेशनल पार्टीज जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, वो हमेशा कैंपेन मोड में इसलिए रहते हैं क्योंकि इस वक्त की जो सत्ताधारी पार्टी है उसने वो क्या किया है, उसने सारी पावर को केंद्रीय कर दिया है, सेंट्रलाइज कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप अब जो है ये सारी पार्टीज जो है वो हमेशा कैंपेन मोड में रहती है। क्योंकि पहले जब इलेक्शंस होते थे, अब ये मैं इनकी बात को ही आगे एलैबोरेट कर रही हूँ कि पहले जब इलेक्शंस होते थे तो पार्टी, अगर रीजनल इलेक्शन है तो वहां के रीजनल सदस्य जाते थे या फिर जो पार्टी के अध्यक्ष वगैरह है वो चले जाएंगे, राइट। लेकिन अब क्या है, पीएम हर स्टेट के कैंपेन्स के लिए लोकसभा, राज्यसभा या फिर असेंबली लेवल के किसी भी इलेक्शन के लिए पीएम कैंपेनिंग कर रहे हैं, या फिर जो केंद्र के मंत्री हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो अगर केंद्र के मंत्री रीजनल मुद्दों पे कैंपेनिंग करेंगे, रीजनल मुद्दों के ऊपर वोटिंग मांगेंगे, तो वो फिर कैंपेनिंग मोड में ही रहेंगे। तो फिर ये राइटर का कहना है कि ये इनका, अभी की जो सत्ताधारी पार्टी है, इनका कारण है, इनके करने की वजह से ये चीज हुई है, परेशानी हुई है। एंड इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सटेंट इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। और ये किसका उदाहरण नहीं है, किसका रिफ्लेक्शन नहीं है, एक्सटेंट वर्तमान इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए था, ये उसको नहीं दर्शाता। सेकेंड, subsuming multi-tier elections into simultaneous mode has the potential to reduce the importance of each tier। और वहीं दूसरा कारण ये है कि अगर हम मल्टी टायर इलेक्शन को एक इलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको सबमर्ज कर देते हैं, सबस्यूमिंग मतलब सम्मिलित करना, तो इससे क्या होगा, जो पोटेंशियल है किस चीज का, टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टायर। इससे क्या होगा कि हर एक टायर की जो अपनी महत्वता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, स्पेशली द असेंबली एंड म्युनिसिपल पंचायत लेवल्स, खास तौर पे असेंबली लेवल की बात करें और पंचायत लेवल्स की बात करें, एंड इज एंटी फेडरल। और ये सारी कार्रवाई जो है वो संघवाद के खिलाफ है, एंटी फेडरल है। यानी कि अगर मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के मुद्दे स्टेट्स को पता होते हैं, राइट, हर एक रीजन के जो स्टेट के पर्सन है वहां से आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको पता होते हैं वहां के मुद्दे। इसीलिए तो हमने पार्लियामेंट बनाई है, उसमें लोकसभा राज्यसभा बनाया, उसमें क्यों हर एक स्टेट से मिनिस्टर्स आते हैं, एमपीज चुनकर आते हैं, क्यों हर एक स्टेट को सीट दी है। अगर ऐसा है तो नहीं दे हर एक स्टेट को सीट, बस केंद्र के कुछ मंत्री मिलके जो किसी भी रैंडमली स्टेट से आए वहां पे फिक्स सीट्स ना दी जाए कि कम से कम मिनिमम इतने बंदे तो इस स्टेट से होने चाहिए, ऐसी सीट्स ना दी जाए। वो क्यों दी जाती हैं, ताकि वो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिले। अब रिप्रेजेंटेशन, मैं जाके साउथ के केरल का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, ठीक है, बीइंग एन हिमाचली मैं मद्रास का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, राइट। मुझे नहीं पता वहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं, मुझे नहीं पता वहां के लोग क्या चीज फील करते हैं, क्या चीज वहां पे परेशानियां, किन चीजों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है, किन चीजों को हम थोड़ा सा डाउन प्ले कर सकते हैं। हम, मुझे इतनी बारीकियां नहीं पता। हाँ, मुझे हिमाचल का पता होगा, ठीक है, या जो पंजाबी व्यक्ति है उसको गुजरात का नहीं पता होगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख गया हो, कितना भी गुजरात की हिस्ट्री से वाकिफ हो, लेकिन जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है वो नहीं बन पाता, राइट। तो इससे क्या होगा, ये पूरे जो बाकी लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उनकी अहमियत कम हो जाएगी, जो कि एंटी फेडरल है, जो कि सही नहीं है। Lastly, to effect this proposal, the tenures of quite a few state governments will have to be cut short। और सबसे अंतिम बात यह है कि इस प्रपोजल को अगर हमने लागू करना है तो इससे क्या होगा, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कार्यकाल है वो कट शॉर्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि छोटे कर दिए जाएंगे, यानी कि उनको अपना पूरा कार्यकाल नहीं संभालने मिलेगा। Parties and civil society actors committed to federalism must squarely reject this proposal by union government। तो राइटर ऐसा कह रहे हैं, राइटर आह्वान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो पार्टीज हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे ऑपोजिशन में है, चाहे एनडीए गठबंधन में है, उनको, और जो सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं जो कि फेडरलिज्म, संघवाद के
पक्ष में या संघवाद को अपना मूल उद्देश्य मान के चलते हैं वो लोग हैं, तो उनको स्क्वायरली रिजेक्ट, स्क्वायरली मतलब स्पष्ट रूप से इस प्रावधान को, इस प्रपोजल को जो कि केंद्र सरकार ला रही है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये राइटर का अंतिम उनसे आग्रह है। ठीक है, तो जो राइटर है वो किसी भी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। ठीक है, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिनको भी बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, कई जगहें ऐसी हैं, रूरल एरियाज ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, और वो लोग और ज्यादा पीछे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस गिवन इन सपोर्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सा मुख्य कारण दिया जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, उसके सपोर्ट में कौन सा मुख्य रीजन दिया जाता है। तो दो रीजन बताया उन्होंने मुख्य। सबसे पहला तो जो सबसे ज्यादा जोर देके बताया कि पार्टीज हमेशा कैंपेन मोड में रहती हैं, जिससे कि वो गवर्नेंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। दूसरा उन्होंने कारण अहम बताया कि भाई पैसा बड़ा खर्च होता है, खर्चा बढ़ा जाता है, राइट। तो खर्चा तो कैंपेनिंग वगैरह करने में आएगा ही ना, तो वो उसमें आता है खर्चा। बाकी ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्शन के ड्यूटीज लगी होती है उनको आप पैसा दे देते हैं, लेकिन उसका खर्चा इतना नहीं है जितना पार्टीज को कैंपेनिंग में करना पड़ता है, राइट। इट विल लीड टू कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ पंचायत सिस्टम। इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन अगर मान लो आ भी जाता है, नहीं करती पार्टीज इसका विरोध, पास हो जाता है संसद में, बहुमत से पास हो जाता है, सभी इसके पक्ष में आ जाते हैं, तो ये पंचायत सिस्टम अबॉलिश नहीं होगा इससे, क्योंकि पंचायत के इलेक्शंस करवाने की भी बात की गई ना, 100 दिन के अंदर अंदर बात की गई, तो वो सिस्टम थोड़ी खत्म हो जाएगा। इट विल अलाउ पॉलिटिकल पार्टीज टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस एंड लेस ऑन कैंपेनिंग। बिल्कुल करेक्ट है, यही रीजन दिया जा रहा है कि क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे इलेक्शन चले होते हैं, तो पार्टीज जो हैं वो कैंपेनिंग मोड में रहती है। इसका भी तर्क राइटर ने दे दिया, तोड़ दे दिया कि भाई ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी की जो तत्कालीन सरकार है उसने सारा कुछ केंद्रीय शासित कर दिया है, तो उसने केंद्रीय शासित कर दिया है, तो इसलिए वो लोग हमेशा दौड़े रहते हैं। उनके जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, पदधारी भी हैं, वो भी दौड़े रहते हैं कैंपेनिंग के लिए, ये मत करो। रीजनल पार्टीज, रीजनल जो लीडर्स बनाए हुए हैं आपने, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए हुए हैं, उनको करने दो अपना कैंपेनिंग, तो आपका जो है फोकस वो गवर्नेंस पर रह जाएगा। तो ये तो उनके अकॉर्डिंग एज पर राइटर ये तो बहाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई उनको गवर्नेंस करने का मौका मिलेगा और कैंपेनिंग में टाइम कम स्पेंड होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred as one of the main criticisms against the idea of simultaneous elections from the passage? तो एक जो मुख्य क्रिटिसिज्म इसका होता है वो क्या है, वो ये है कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। ठीक है, कैसे कैसे, इसके भी 2-3 कारण दिए गए कैसे है फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में। पहला तो सबसे पहले ये है कि भाई आप बोल रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन जो है रीजनल पार्टीज का या रीजनल लोगों का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनके मुद्दे आगे नहीं आएंगे, राइट। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई आप जो बोल रहे हो कि पार्टीज कैंपेन मोड में रहती है, तो वो तो आपकी गलती है ना, आपने ही किया है, नहीं करते, मत करो, केंद्रीय शासित मत करो। सबको अपनी अपनी रीजन में एमपीज है, एमएलएस है, ठीक है, उनको बोलो वो करेंगे वहां पे कैंपेनिंग। क्यों प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्यों रक्षा मंत्री जा रहे हैं, क्यों परिवहन मंत्री जा रहे हैं वहां पे ये सब कैंपेनिंग करने के लिए, ना भेजे उनको। सिर्फ एक जो पार्टी हेड है वो चले जाए, पार्टी अध्यक्ष है वो चले जाए, और बाकी जो रीजनल मेंबर्स हैं वहां के वो जाए। तो it will ensure that all elections are conducted fairly। इनकरेक्ट है। it will help political parties save resources। इनकरेक्ट है। it may conflict with the federal structure of the governance। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, और उन्होंने ये भी एक कारण दिया जो इसके अगेंस्ट में बोला गया, वो ये था कि प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमें केवल और केवल जो अभी जो जनरल इलेक्शन करवाए गए उसमें इतना समय लग गया, इतनी लंबी वो प्रक्रिया खिंच गई, तो इतने सारे इलेक्शंस करवाने एक साथ, इतने सारे लेवल के इलेक्शन एक साथ करवाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और लोग भी कंफ्यूज होंगे। सो ऑप्शन सी इसका। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, थोड़े समय तक। लेनदेन, लेनदेन मतलब लंबा, खिंचा हुआ। एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब भी खिंचा हुआ, लंबा।
एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब भी विस्तार, शॉर्टन मतलब सिकुड़ा हुआ, कम हो चुका। सो ऑप्शन डी शॉर्टन इज द ऑपोजिट ऑफ, किसका ऑपोजिट है, प्रोलॉन्ग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following is true about committee's recommendation for simultaneous election? बोल रहे हैं जो कमिटी ने रिकमेंडेशन सुझाव दिए साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, यानी कि कोई एक आधी स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, बाकी सब इनकरेक्ट होंगी। The recommendation suggests midterm elections for state assemblies will have a full 5-year tenure if held before their scheduled time. Incorrect है, 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाएंगे ना वो, क्योंकि कई स्टेट्स की असेंबलीज की जो सरकारें हैं वो 2032 के आसपास बनी ही होंगी, या 2028 के आसपास बनी होंगी, या 2027 में बनी होंगी। ठीक है, तो वो क्या है, उनको पूरा टाइम नहीं मिलेगा अपनी टेन्योर पूरा कंप्लीट करने का। The committee recommended that simultaneous elections would reduce the time taken for general and state elections. Incorrect है, ऐसा कोई रिकमेंडेशन उन्होंने दिया नहीं, पर ये तर्क जो दे रहे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। The committee proposed that if a state assembly is dissolved before its term, its next tenure would end 5 years from the appointed date. बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी पहले उनको टेन्योर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो अगली जो सरकार आएगी उनका 5 साल का टर्म जो पहले वाली अपॉइंटेड डेट थी उससे रहेगा। ठीक है, यानी कि जब आगे इलेक्शन होने से तब तक रहेगा, तो बात तो फिर वहीं पहुंच जाएगी, उथल पुथल हो जाएगा, सब होश पोश हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। According to the last paragraph of the passage, why is the proposal for simultaneous elections considered problematic? क्यों इसको problematic माना जा रहा है simultaneous election को? तो उसके कई सारे reasons दिए गए हैं। लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। It diminishes the significance of assembly and municipal पंचायत elections. बिल्कुल करेक्ट है कि ये municipal पंचायत elections को और assembly elections की महत्वता को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन बताया, केंद्रीय पार्टीज जब उसमें रिप्रेजेंटेशन दे रही होंगी अपना, तो वो फिर केंद्र को, देखो मैनिफेस्टोज बनते हैं, राइट, मैनिफेस्टोज बनते हैं, तो केंद्र में जब मैनिफेस्टो बनता है उसका मोटो अलग होता है, उसके जो प्रोमिसेस होते हैं वो अलग होते हैं, क्या क्या कार्य करेंगे, प्लानिंग। हालांकि हम लोगों को आजकल अभी की जो जनरेशन है या अभी जो चल रहा है माहौल, उसमें हम लोगों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी ने क्या वादे किए हैं। हम लोग आजकल वोट दे रहे हैं कि मुझे ये पार्टी पसंद है, या ये पार्टी मेरे धर्म की बात करती है, मेरी जात की बात करती है, हम उसके बेसिस पे वोट दे रहे हैं। बट होना क्या चाहिए, मैनिफेस्टोज बनते हैं, उनको पढ़ो, उनको देखो कौन सी पार्टी क्या प्रॉमिस कर रही है। और जो ये मुफ्त के रेवड़ी कल्चर जो बोलते हैं मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी या फिर आम आदमी पार्टी के नेता कि हम मुफ्त में ये देंगे वो देंगे, उस चीज को तो बिल्कुल बाईपास करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो हमें निकम्मा बनाता जा रहा है। और किसी भी सरकार को अगर मुफ्त में चीजें देने की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स हमारी जनता अभी भी गरीब है, और हमें ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए क्यों आपको हमें मुफ्त की चीजें देने की जरूरत पड़ रही है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे फिर रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस, म्यूनिसिपल पार्टीज की इंपॉर्टेंस, ये सब खत्म हो जाएगी। लिटिल प्रोग्रेस, थोड़ी सी तरक्की, हैज बीन सफरिंग, अभी जूझ रही है, हैव बीन मेड इन, बनाई गई है किसी चीज में, सीम्स टू, ऐसा लगता है, चेकिंग द अलार्मिंग, देखना है किस चीज के ऊपर नियंत्रण करना है, चेक करना है, अलार्मिंग चिंताजनक, एंड पॉल्यूटेंट्स, और जो प्रदूषक है, लेवल्स ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल्स, तो अलार्मिंग लेवल्स ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल्स होगा, यानी कि ई के बाद में जी आएगा। ठीक है, अलार्मिंग लेवल्स ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल्स दैट पंजाब इन ग्राउंड वाटर, जो कि पंजाब ग्राउंड वाटर में फॉर डेकेड्स फ्रॉम, कई दशकों से, फ्रॉम मतलब भी कई दशकों से, फ्रॉम मतलब भी कई दशकों से। ठीक है, ई के बाद में क्या आ रहा था, जी आ रहा था। तो अब देखो, सबसे पहली चीज हमें पता चलेगा कि ई के बाद में जी आएगा, और लिटिल प्रोग्रेस, ए जो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी तरक्की, सीम्स टू हैव बीन मेड, जो कि ऐसा लग रहा है कि हमने हासिल करी है, यानी कि ए डी सी, एडीसी, एडीसी यहां पर है, एडीई आ गया, एडीबी आ गया, एडीसी यहां पर है। ठीक है, अब इसमें हमारे को एक और चीज पता है कि ई के बाद में जी आएगा, यहाँ पे ई के बाद में एफ आ रहा है,
ई के बाद में जी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट हम देखते हैं, ई के बाद में जी आ रहा है, लिटिल प्रोग्रेस सीम्स टू हैव बीन मेड इन किस चीज में, इन चेकिंग द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ टॉक्सिक हेवी मेटल्स एंड पोल्यूटेंट्स, कहाँ पे, एंड पोल्यूटेंट्स इन ग्राउंड वाटर दैट पंजाब हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फॉर डेकेड्स, ठीक है। तो यानी कि बोल रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत तरक्की, थोड़ी बहुत अभी सफलता हमने हासिल करी है किस चीज में, कि जो प्रदूषण लेवल या फिर अलार्मिंग चिंताजनक तरीके का टॉक्सिसिटी लेवल जो है पंजाब के ग्राउंड वाटर में, जिससे कि पंजाब काफी समय से जूझ रहा है, लंबे समय से जूझता आया है, ठीक है। तो यानी कि ए डी सी ई जी FIHBKJ, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑयल इज ऑलमोस्ट सर्टेनली वन ऑफ द ओशियंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस, बोल रहे हैं ऑयल जो है वो लगभग सुनिश्चित तौर पे, लगभग पक्का, यानी कि ऑलमोस्ट सर्टेनली क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस, ओशन की, समुद्र की, बहुत सारे संसाधन हमें समुद्र से मिलते हैं, उनमें से एक बहुत बेहतरीन, उनमें से कुछ बेहतरीन संसाधनों में से एक है। 33% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल कम्स फ्रॉम सीवॉर्ड फील्ड्स इन सीज, 33% जो दुनिया भर का तेल है वो जो समुद्र के अंदर जगहें हैं, सतह के नीचे की जगह है, वहां से मिलता है। Oils are liquids that easily burn and do not dash in water. अब ऑयल होता क्या है, ऑयल इस तरीके का तरल पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है जो आसानी से जल जाता है और जो पानी में डू नॉट डिजोल्व, पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। पानी में तेल घुलता नहीं है ना, अगर तेल को आप पानी के ऊपर गिरा भी दो तो तेल ऊपर तरता रहेगा डेंसिटी की वजह से, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मेड ऑफ चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो बोल रहे ज्यादातर समय वो हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन एटम्स के चेन से मिलके बना होता है, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं चेन्स। देयर आर 3 डैश टाइप्स ऑफ ऑयल, 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑयल, 3 एसेंशियल टाइप्स ऑफ ऑयल, 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ऑयल्स हो सकता है ना। तो किस प्रकार के ऑयल्स है ये बताने की कोशिश की जा रही है। मिनरल, एसेंशियल एंड फिक्स्ड ऑयल्स। फ्रॉम प्लांट्स एसेंशियल ऑयल्स आर थिन सेंटेड ऑयल्स, तो बोल रहे हैं कि मिनरल ऑयल, एसेंशियल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल टाइप जो है इसके मुख्य टाइप्स हैं, और प्लांट्स में से हमें एसेंशियल ऑयल मिलता है जो कि बहुत ही पतला होता है और सेंटेड होता है, खुशबूदार होता है। बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली हैव एन odor, essential oils are dash in perfumery and food flavoring, तो बोल रहे हैं क्योंकि इनमें लगातार एक ओडर, एक खुशबू रहती है, इसलिए एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं परफ्यूम्स बनाने में या फिर फूड फ्लेवरिंग्स में। Aromatic extraction process like cold pressing, distillation and extraction are typically used to prepare essential oil. Essential oil तैयार करने के लिए कुछ तरीके हैं जिनसे कि तेल निकाला जाता है चीजों से, जिनमें कि एक है cold pressing, दूसरा है distillation और तीसरा है extraction. Fatty acids are used by animals and plants to make fixed oils. फैटी एसिड्स का इस्तेमाल एनिमल्स और प्लांट्स द्वारा किया जाता है फिक्स्ड ऑयल्स बनाने के लिए। दे आर स्पेशली नॉन वॉलेटाइल ऑयल्स। नॉन वॉलेटाइल ऑयल क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल्स क्या होता है, जो कि जलते नहीं है, यानी कि जो कि जब उनको हाई टेम्परेचर पे रखें तो वो उड़ नहीं जाते। अब आप केरोसिन है, पेट्रोल है, उनको आप कैसे एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, अगर अपने घर में केरोसिन रखा भी है तो उसको एकदम सील बंद उसमें रखते हैं ताकि वो उड़ ना जाए, भाप बन के उड़ना जाए। पर ये जो ऑयल होते हैं नॉन वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि ये उड़ते नहीं हैं। दैट आर फाउंड इन द सीड्स ऑफ कॉटन, कॉर्न, फ्लैक्स, सनफ्लावर, पीनट्स, कोकोनट्स एंड ऑलिव। जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें कॉटन के सीड्स, कॉर्न के सीड्स, फ्लैक्स के सीड्स, सनफ्लावर के सीड्स, पीनट्स, कोकोनट्स, ऑलिव्स, इन चीजों से मिलता है। एज वेल एज इन फैटी एनिमल टिश्यू, और जो फैटी एनिमल का टिश्यू होता है उसमें भी मिलता है। Mineral oils are dashed from petroleum, which has been underground for millions of years from sea organism skeletons. तो mineral oils are obtained हो सकता है
आर प्रोड्यूस्ड हो सकता है कि वो पेट्रोलियम से बनता है, मेड फ्रॉम हो सकता है, जो कि कई हजार करोड़ साल पहले जो सी ऑर्गेनिजम्स जो है जमीन की जो समुद्र की जमीन है उसके नीचे जो उनके स्केलेटन्स दब गए थे उनसे मिलता है। मिनरल ऑयल्स आर वन ऑफ द पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स विथ द लोवेस्ट प्राइसेस। मिनरल ऑयल जो है वो पेट्रोलियम का ही बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब जो उसका शेष प्रोडक्ट रह जाता है, अवशेष रह जाता है, तो वैसा प्रोडक्ट है जिसका की सबसे कम कीमत होती है। अब जब हम जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उससे जब हम ये निकालते हैं तेल, प्रोसेस करते हैं इसको, तो उसके अलग अलग लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है। किसी लेवल पे पेट्रोलियम मिलेगा, किसी लेवल पे डीजल मिलेगा, किसी लेवल पे पेट्रोलियम जेली मिलेगी। इस तरीके से अलग लेवल होते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में इन सब लेवल्स के बाद में जो बच जाता है उसको बोलते हैं मिनरल ऑयल्स। मिनरल ऑयल्स आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ अ डैश ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स की चेन से मिलके बने हो सकते हैं या कुछ और चीज से मिलके बने हो सकते हैं। ऑयल्स आर लिक्विड्स दैट इजिली बर्न एंड डू नॉट डैश इन वाटर। डिजोल्व, डिजोल्व मतलब घुलना, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिफ्यूज मतलब मिल जाना, एवेपोरेट मतलब उड़ जाना, मेल्ट मतलब पिघल जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिसॉल्व इज करेक्ट। देयर आर 3 डैश टाइप्स ऑफ ऑयल्स। इनिशियल शुरुआती तरीके के, ओरिजिनल जो ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है, बेसिक से स्टार्ट है, या फिर प्राइमरी मुख्य तरीके के। तो यहाँ पे मुख्य की बात करें ना कि मुख्यतः 3 प्रकार के ही तेल होते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिकॉज दे frequently have an odor, essential oils are dashed in perfumery and food flavoring. Operated, operated मतलब किसी का संचालन करना, utilized, utilized मतलब उपयोग करना, applied मतलब लागू करना, और employed मतलब ये काम पर रखना। तो यहाँ पे utilized की बात की जा रही है कि उनको यूज किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिनरल ऑयल्स आर डैश फ्रॉम पेट्रोलियम विच रिन्यूड, रिन्यूड मतलब दोबारा नवीन करना, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब ढकना, तैयार करना, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। तो ये क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं पेट्रोलियम से, सो ऑप्शन बी प्रोड्यूस्ड इज करेक्ट। Mineral oils are colorless and transparent. They are made up of a dash of hydrocarbons, of a dash. Association, association मतलब जोड़ संबंध, collaboration, collaboration again जोड़ संबंध सहयोग, combination मतलब मिश्रण, तो हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बनते हैं, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, तो यहाँ पे ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट में, अंडरलाइन पार्ट में अगर कोई एरर है तो गिवन ऑप्शंस में से एरर को ठीक करना है, और अगर नहीं है कोई एरर तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पे आपको टिक करना है। Applications are to be sent to the school's email ID before 30th June। बोल रहे हैं कि 30 जून से पहले आपको स्कूल की ईमेल आईडी पे सभी एप्लीकेशंस भेजनी पड़ेंगी। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, आर टू बी सेंट भी सही है, इस सेंडिंग तो नहीं आएगा, वुड बी सेंट टू भी नहीं आएगा, विल बी सेंड टू नहीं आएगा, सो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The dash in my shoelace created a lot of trouble। जब जूते पहनते हैं लेसेस वाले, तो वो जूते में कई बारी गांठ लग जाती है ना, तो उस गांठ को क्या बोलते हैं, नॉट, KNOT, नॉट, यानी कि गांठ लग जाना, टाई अप हो जाना। तो नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी नॉट इज करेक्ट। The crowd gave them a dash of applause। Yell, yell मतलब चिल्लाना, किसी के ऊपर गुस्सा करना। Load, load मतलब बहुत सारा। Round, round give them a huge round of applause। तो huge round मतलब बहुत जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए, सो यहाँ पे gave them a round of applause, ऑप्शन C is correct। A sailor was dashed through the high tides। बड़ी बड़ी तूफानी लहरों के बीच में से सेलर क्या कर रहा होगा, सोया होगा, नहीं ना, वो अपने बोट को लेके जा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा। तो सेलर वॉज सेलिंग। अब ये स्वेलिंग है, सूजना, सीलिंग जो दीवार की छत होती है ना, छत की दीवार होती है, सेलिंग, सेलिंग बेचना, सेलिंग, सेलिंग मतलब जो समुद्र में यात्रा करते हैं वो सेलिंग,
सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है इम्पोर्टेंट का। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो मामूली सा है। फर्स्ट है रेकरिंग। रेकरिंग मतलब जो बार बार दोहराया जाता हो। ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, मामूली। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी ट्रिवियल इज करेक्ट। मेरिट। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, गुण। तो गुण का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉल्ट। फॉल्ट मतलब कमी, तो कमी तो हो जाएगा। ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट का मतलब होता है कोलाहल। रिजल्ट मतलब परिणाम। ओकल्ट। ओकल्ट मतलब गुप्त। यहाँ पे ऑप्शन ए फॉल्ट इज करेक्ट। आई एम कॉन्टेंट विद माई डेज वर्क। अब आज के दिन के अपने कार्य से मैं संतुष्ट हूं, तो उसको बोलते हैं आई एम कंटेंट। कंटेंट मतलब CONTENT, ना कि कॉन्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कंटेंट इज करेक्ट। नमिता स्टिल कैन नॉट डैश द पेन ऑफ हर कैट्स अल्टीमेट डिमाइस, अनटाइमली डिमाइस। तो बोल रहे हैं कि नमिता अभी भी अपनी बिल्ली के आकस्मिक मौत से या फिर अनिश्चित या फिर गैर, जो बोलते हैं ना टाइम से पहले हो गया, तो टाइम से पहले हुई अपनी कैट की मौत का दर्द वो अभी भी सहन नहीं कर पा रही। तो होमोफोन का क्वेश्चन है, क्या होगा? सहन करने को क्या बोलते हैं? बियर। तो क्या आएगा? BEAR, बेयर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Vishnu and Vignesh are always like two peas in a pod. Two peas in a pod मतलब very similar to each other. ठीक है, so very similar to each other. Option A is correct. He lived on the bank of mighty river, broad and deep, that have always silently rolling on to a vast undiscovered ocean. तो बोल रहे हैं कि वो माइटी रिवर के बैंक्स पे रहता था, नदी किनारे रहता था, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहरी थी, जो कि अक्सर धीमी गति से, साइलेंटली मतलब बिना आवाज किए रोल करती रहती थी। वास्ट अनडिस्कवर्ड ओशन, बड़े से अनडिस्कवर्ड मतलब जिसमें अभी बहुत सारे राज दफन है, उस समुद्र की तरफ। तो जब नदी की बात कर रहे हैं तो नदी को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट की बजाय क्या आएगा? विच आएगा, विच। और क्योंकि नदी सिंगुलर है तो क्या आएगा? विच वॉज ऑलवेज, दैट वर इनकरेक्ट है, विच वर, what has, which was always silently rolling. Option D is correct. Gentlemen always go for a lawful approach बोल रहे हैं। जो जेंटलमैन काइंड ऑफ लोग होते हैं, जेंटलमैन यानी कि सोफिस्टिकेटेड, समझदार, सूझबूझ वाले जो लोग होते हैं, वो अक्सर न्यायपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लॉफुल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। बट रोग्स चूज डैश वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। लेकिन जो खराब इंसान होते हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, बातूनी होते हैं, ज्यादा ध्यान देने वाले नहीं होते, वो लोग अक्सर क्या करते हैं? अब लॉफुल का एंटोनिम बताना है, तो लॉफुल मतलब जो कानून का पालन करता है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो कि कानून का पालन नहीं करता, यानी कि लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी। और लीगल मतलब कानूनी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इलिसिट इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग के स्पेलिंग करेक्ट है, एडल्ट्रस के भी करेक्ट है, अमेंडमेंट के भी करेक्ट है। बचा क्या? एडवर्टीजमेंट, SEMENT, एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द पेंटिंग लुक गुड इन दिस रूम। पेंटिंग सिंगुलर है, वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। लुक की बजाय क्या आएगा? लुक्स गुड इन दिस रूम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। If you are thinking about investing in share market, isn't it make sense to find an expert? तो बोल रहे हैं कि अगर तुम अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो तो क्या ये सही नहीं होगा? क्या ये समझदारी वाला बात नहीं होगी कि तुम किसी एक्सपर्ट से सलाह लो? तो isn't it की बजाय क्या होगा? doesn't it. So ऑप्शन डी doesn't it is correct. तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।